सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, आपका जो ये जीके वाला पेपर आउट हुआ है, तब से ही बहुत सारे स्टूडेंट के मन में बेचैनी और बढ़ गई है। मतलब सभी को बेसब्री से इंतजार है। भले ही मन में डर जरूर रहता है कि यार पता नहीं उस पेपर में क्या होगा क्या होगा। ये डर तो सबके ही रहता है। तैयारी करने वाले बच्चे के मन में तो रहता ही है कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि इतने दिन से वो तैयारी भी कर रहा था, तो अंतिम समय में वो डर रहता है। लेकिन फिर भी हमारा मन जो है ना, यही कह रहा था कि अब तो पेपर हो ही जाए और एक बार इससे सामना हो जाए। लेकिन कुछ लालची लोगों की वजह से जब इस तरीके के कारनामे किए जाते हैं, तो इससे बहुत सारे लोग, केवल आप ही प्रभावित नहीं होते हैं, आपसे जुड़े हुए सभी परेशान हो जाते हैं। उनके दिल को भी ठेस पहुंचती है। आपको पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, आपके परिवार के जो लोग हैं, माता पिता हैं, सभी परेशान होते हैं कि यार पता नहीं मेरे बेटे की या मेरी बेटी की और कब तक परेशानी चलती रहेगी और संघर्ष कितना लंबा खींचेगा। ये सारी परेशानियां जो है वो सब सारे के सारे ही सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, अब कर भी कुछ नहीं सकते हैं। पेपर तो निरस्त हो ही गया है। अब आपका 26 तारीख को दूसरा पेपर होने जा रहा है जीके का, मैथमेटिक्स का। आपको मैथ्स वाला जो पेपर है, अब इस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, बहुत अच्छा फोकस करना चाहिए। भूल जाइए उस बात को, फिर देखा जाएगा 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जो भी शेड्यूल आएगा बाद में निपटेंगे। फिलहाल तो आप यहाँ पर ये देखिए कि मेरा जो 26 तारीख वाला पेपर है, इसका क्या करें, इसका हमें क्या करना चाहिए। आप ये बस 2 दिन में अपने आप को वापस बैलेंस करिए। और भाई अपने अच्छा एक ये भी देखो ना कि जीके वाला पेपर आपके मैथ्स वाले पेपर को प्रभावित तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पेपर होने के बाद वो होता ना, तो फिर एक मन में अजीब सी अनुभूति होती कि यार पता नहीं रे, ये जीके वाला क्या कर गया यार, अब मैथ्स में क्या करूं। कम से कम आप अपने सब्जेक्ट के साथ तो भिड़ रहे हो ना डायरेक्टली, और ये तो वो सबसे ज्यादा फायदा है। मैं तो कह रहा हूँ कि जब पहला सामना सब्जेक्ट वाले से हो जाता ना, सब्जेक्ट के पेपर से, तो फिर जीके वाला जो पेपर होता है उसके बारे में हम बहुत कुछ अच्छा कर लेते हैं। जीके वाले में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बिल्कुल एकदम पिक्चर जो है ना वो साफ हो जाती है। दोस्तों, 26 तारीख का जो पेपर होने जा रहा है, इसमें 2 ही दिन बचे हैं। 2 ही दिन बचे हैं, 25 और 26 तो गिनिए ही मत आप। ये जो दिन बचे हैं, लगभग 1-2 दिन का जो टाइम है, इसमें केवल और केवल फॉर्मूलों को पढ़ लीजिए वापस, टेंशन फ्री होकर। आप इस 2 दिन में कुछ नहीं कर सकते हैं, बस आप उन फॉर्मूलों को रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चंस को देख लीजिए। और ये जो आपके 30-40 घंटे बचे हुए ना, ये मायने रखेंगे वहां पर आप परफॉर्म करने के लिए। बस थोड़ा सा मतलब यूं, कोई गड़बड़ नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई धड़कने बढ़नी नहीं चाहिए। आराम से टेक इट इजी, जो होगा जो देखा जाएगा। इस पेपर के साथ हुआ वो हमने देख ही लिया। फिलहाल उसमें आप परफॉर्म करिए, फिर उसमें हम क्या कर पाते हैं ये देखा जाएगा। क्लियर दोस्तों? यहाँ पर मैं अब आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे हैं, उन सभी को एक बार और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपकी जो परफॉर्मेंस है वो हमारे लिए भी एक आईना है, मेरे लिए भी एक आईना है। जिन स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया है, मुझे वहां पर दिख जाएगा कि यार हमने कितनी मेहनत करी है और हमें कितना आउटपुट मिला है, और जो रिजल्ट है वो बोलेगा। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप वहां पर बिल्कुल जो मैंने रास्ते बताए हैं उसी तरीके से काम करेंगे। वहां पर आपके डिस्क्रिप्टिव को कोई नहीं देख रहा है, आप वहां पर उसी तरीके से हैंडल करेंगे जैसा कि मैंने लास्ट 9 मिनट का जो लेक्चर मैंने पब्लिश किया ना, 9 मिनट का, 9 मंथ का नहीं, 9 मिनट का जो मैंने एक छोटा सा वीडियो, एक सेशन पब्लिश किया इससे पहले या इसके जस्ट बाद में, दोनों ही साथ में हुए, उसको जरूर सुनना। उसमें मैंने काफ़ी सारी बातें आपको बताई है, उसको फॉलो करना है, उसी तरीके से आपको पढ़ना है। पेपर होने से आधा घंटा पहले जो टाइम वो बता रहे हैं ना, उससे भी आधा 1 घंटा पहले आपको पहुंच जाना है, क्योंकि जल्दबाजी में फिर कई सारी परेशानियां खड़ी हो सकती है। एक एग्जाम्पल नहीं होता कि वो लड़की जस्ट 2-3 मिनट लेट हो गई थी, बाहर खड़ी खड़ी रो रही थी, लेकिन अब सभी जो कर्मचारी हैं वो नियमों से बंधे हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी जगह ठीक हो, लेकिन वो भी अपनी जगह ठीक है। क्लियर? तो दोस्तों, यहाँ पर संभवतः आज अपनी आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की जो ये वाली वैकेंसी है, इस पर मैं आपकी लास्ट क्लास ले रहा हूँ। और इसके बाद जैसे ही आपका पेपर होगा ना, अगर होगा तो, जैसे आपका पेपर होगा, अगर मान लो सही तरीके से हो गया, तो 4:30 बजे आपका पेपर खत्म होगा, तो 5 बजे हम फिर से वापस मिलेंगे और आपका सारा जो पूरा जो पेपर है उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। पूरे पेपर का सॉल्यूशन हम करेंगे। क्लियर? कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन का सटीक और एकदम सही आंसर हम उसमें लेकर आए, और शार्प 5 बजे मैं आप लोगों के लिए वो लेक्चर जो है या तो लाइव या फिर रिकॉर्डेड पब्लिश कर दूंगा उस टाइम। क्लियर? तो दोस्तों, यहाँ पर आज का जो लेक्चर है उसमें मैं आप लोगों को वेक्टर कैलकुलस करवा रहा हूँ। एक रिवीजन का एक और सेशन ले लेते हैं, क्या जाता है अपना ही।
टाइम है तो फिर क्या, ले ही लेते हैं। इसमें आप देखिए कि कुछ क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, 25, 26, 27 क्वेश्चन है, जिसमें आपके पूरा रिवीजन हो जाएगा। इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखिए। अब आप देखो, जो आपके मन पर, जो आपके दिल पर गुजर रही है ना, वही भावना मेरे मन में है, क्योंकि एटलीस्ट हम भी तो स्टूडेंट ही हैं। मैं तो अपने आप को आज भी स्टूडेंट ही मानता हूँ। मैं भी एक विद्यार्थी हूँ जो आपके साथ साथ सीख रहा हूँ, थोड़ा बहुत सीखा भी रहा हूँ और मैं सीख भी रहा हूँ। बस मैं भी देखता हूँ कि यार परिस्थितियां जो है और कितनी परीक्षाएं ले सकती है, लेने दीजिए, कभी तो आएगा, कभी तो आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, इसको देखिए। ये कह रहा है कि एफ एक सदिश बिंदु फलन है, एस एक खुली सतह है, सी एक बंद वक्र है, तो एफ के स्पर्श रेखीय समाकलन का, लाइन इंटीग्रल का वर्णन किसने किया? तो स्टोक ने किया। स्टोक और ग्रीन वैसे एक ही है, लेकिन ये आपके स्टोक थ्योरम का स्टेटमेंट होता है, एफ डॉट डी आर इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल में ले जाता है एन केप डॉट डेल क्रॉस एफ डी एस। ये आपका फॉर्मूला होता है इसका, स्टोक थ्योरम का। क्लियर। ये सारे जो स्टेटमेंट है ना, ये आपको याद होने चाहिए। ये स्टेटमेंट में भी काफी आपको बार बार पूछता ही है। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ निकालना है। अच्छा, डाइवर्जेंस का मीन क्या होता है? डेल डॉट कर्ल एफ क्या होगा? डेल क्रॉस एफ। क्यों सोल्व करेंगे इसको? ये तो हमें पता चल गया, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ डेल डेल एफ आएगा, और बॉक्स में दो रिजल्ट जब बराबर होते हैं तो रिजल्ट 0 आएगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में था। फाई इज इक्वल टू log r दे रखा है, मोड ऑफ r दे रखा है, और ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना है। तो देखो आई डेल बाई डेल एक्स ऑफ log r, समीशन हम लगा लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके आई 1 अपॉन में r x अपॉन में r। क्लियर। और जब समीशन हटेगा ना, ऊपर तो हो जाएगा r वेक्टर और नीचे हो जाएगा आपके r स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया। क्लियर। ए एक सदिश है, तो आपको कर्ल ए क्रॉस आर निकालना है। कर्ल ए क्रॉस आर, कर्ल का मीन हो जाएगा आपके, कर्ल लेना है ना ए क्रॉस आर का। पहले हम ए क्रॉस आर ले लेते हैं। ए क्रॉस आर, आई जे के A1 A2 A3 और x y और z। क्लियर। देन स्टूडेंट ये आ जाएगा आपके A2Z माइनस A3Y माइनस में j इंटू A1Z माइनस A3X और प्लस में k इंटू A1Y माइनस A2X। ये आपके हो गया A क्रॉस R। अब आपको चाहिए ना कर्ल A क्रॉस R, यानी डेल क्रॉस ए क्रॉस आर हमें फाइंड करना है। तो ये तो अब इजीली आ जाएगा, आई जे के। डेल का मीन हो जाएगा आपके डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और A2Z माइनस A3Y, A3X माइनस A1Z, A1Y माइनस A2X। तो आई के मल्टीपल में डेल बाई डेल वाई वाई, डेल बाई डेल जेड, अच्छा डेल बाई डेल वाई, तो ये आएगा आपके A1 और माइनस डेल बाई डेल जेड प्लस में A1। तो ये इस तरीके से जब सोल्व करोगे तो 2A सदिश बन जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है कि ऐसे एक गोला है, तो आपको एफ डॉट एन केप डी एस लेना है। तो एफ डॉट एन केप डी एस तो हम गॉस थ्योरम से उसको वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर देंगे ना, तो इसको आप डेल डॉट एफ डीवी लिख दो। डेल डॉट एफ डीवी, डेल डॉट एफ डीवी करोगे तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2, इसका वाई के रेस्पेक्ट में 3, और फिर जेड के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा आपके अगेन 3, ये आ जाएगा आपके 3, और डीवी यानी आ जाएगा 8v। v का मीन वॉल्यूम ऑफ दिस, ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो 32 पाई/3 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। एक्स वाई तल में एक बंद वक्र दे रखा है एक्स वाई तल में, और ये आपके एक स्टेटमेंट दे रखा है सरफेस इंटीग्रल पी डी एक्स प्लस क्यू डी। ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं है क्या? अगर लाइन इंटीग्रल में पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई हो, दो में दे रखा है क्या पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। हाँ, तो ये ऑप्शन जो है वो शायद गलत लिखने में आ गए। पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई अगर होता है तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, भी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई।
तो दोनों ही इसमें राइट है, जो ऑप्शन लिखने में आए उसके अकॉर्डिंग तो दोनों ही राइट है। क्लियर? y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है और आपको इसका रिजल्ट निकालना है। ये एक बंद वक्र है और जब बंद वक्र होता है ना तो आप स्टोक थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। देखो ये तो है y स्क्वायर बराबर x जो आपके फर्स्ट टाइप का पैराबोला है, और ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो आपके सेकेंड टाइप का पैराबोला है। क्लियर? ये रिजल्ट हो गया। ये तो कौन सा है, y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आपको जो दे रखा ना, इसमें मैं लगाने, ये तो देखो आपको दे रखा पी डी एक्स और प्लस में क्यू डी वाई। तो आप यहां पर ग्रीन थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं तो डेल क्यू अपॉन डेल वाई, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई है ना, तो क्यू का तो हम डेरिवेटिव डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, ये वाला जो डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स अगर इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो माइनस में 6y आ जाएगा। क्लियर? और डेल पी अपॉन डेल वाई, तो इसका अगर y के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये आ जाएगा आपके 16y माइनस 16y। क्लियर? और dx dy, तो ये आ जाएगा आपके 10y। अच्छा माइनस तो ये ही और माइनस एक और आएगा, तो ये आ जाएगा आपके 10y dx dy, और इस पर लिमिट लगाओ। तो लिमिट जब लगाओगे ना तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट 0 से 0 0 और ये 1 1, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जब आप फाइंड करोगे तो ये आएगा। क्लियर? तो देखो कैसे निकालेंगे इसका, x की लिमिट तो एग्जैक्ट ले लो, x फ्रॉम 0 to 1, और y की लिमिट आपकी क्या आ जाएगी, यहां से लेकर यहां तक। तो इस जगह तो y की वैल्यू है अंडर रूट एक्स, और यहां पर y का मान है आपके एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स से एक्स स्क्वायर तक। क्लियर? तो 0 to 1 लिमिट, और ये आ जाएगा आपके 5y स्क्वायर अंडर रूट एक्स से एक्स स्क्वायर और dx। तो इसको सोल्व करोगे 0 to 1 x की पावर 4 माइनस में x और dx, क्या आ जाएगा आपकी, इसको अगेन इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर 5 अपॉन में 5 माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2 और 0 to 1 लिमिट, तो 5 और 1/5 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 2 में से 5 जाएगा 3/10 इंटू 5, तो 3/2 इसका आंसर है। पॉजिटिव नेगेटिव की परवाह नहीं करनी। क्लियर? वो तो हमने लिमिट जो है उल्टे ले ली होगी इस वजह से ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? इसके लंबवत आपको इकाई सदिश चाहिए, तो किसी भी पृष्ठ के लंबवत इकाई सदिश का मतलब होता है ग्रेडियंट ऑफ है। ग्रेडियंट क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत सदिश होता है, और उसको अगर इकाई सदिश में बदलना है तो परिमाण का भाग दे दो। वैसे ये सारे इकाई सदिश ही है, इसलिए हम ऑप्शन से तो टिक नहीं कर सकते। सबसे पहले आप ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाल लीजिए, ग्रेडियंट ऑफ एफ कह दो इसको, तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे ना तो ये आ जाएगा आपके 2xy और प्लस में 2z, प्लस में j इंटू वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक्स स्क्वायर, और k इंटू जेड के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये आ जाएगा आपके 2x। तो यहाँ पर 8 2 माइनस 2 और 3, इस पर ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस का 8 और 6 माइनस के 2i प्लस के 4j और प्लस में 4k, और इसका अगर इकाई सदिश निकालते हो -2 अगर कॉमन, इसका अगर इकाई सदिश निकालते हैं तो 4j 16 16 32 और 4 36 यानी 6 का भाग दे दो आप, तो ये आपकी इकाई सदिश आ जाएगा, जो आपकी किस में दे रखा है, इस ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, ग्रीन प्रमेय कहाँ प्रयुक्त होती है, तो लाइन इंटीग्रल को पृष्ठ इंटीग्रल में ले जाती हो, यानी रेखा समाकलन को एक्स वाई तल में रेखीय समाकलन को एक्स वाई तल, उसी एक्स वाई तल के पृष्ठीय समाकलन में परिवर्तित करती है। यही बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? आर सदिश की दिशा में 1/r का डायरेक्शनल डेरिवेटिव लेना है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ 1/r, ये तो जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और जिस सदिश की दिशा में लेना होता है उससे हम डॉट प्रोडक्ट करवा देते हैं। क्लियर? तो ये होगा आपके ग्रेडियंट 1/r का डायरेक्शनल डेरिवेटिव तो हो गया ग्रेडियंट ऑफ r, और इसकी दिशा में लेना है तो इससे आप डॉट प्रोडक्ट करवा दो। तो इसका जब आप सॉल्यूशन फाइंड करोगे ना तो क्या आ जाएगा, देखो i डेल बाई डेल एक्स ऑफ 1/r, और ये आपके r वेक्टर, इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके समीशन में एक्स आई अपॉन में r डॉट में r। क्लियर? इसका समीशन अगर हटाते हैं तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन में r, और एक्स आई
प्लस वाई जे प्लस जेड के, ऐसे आएगा क्या? गड़बड़ नहीं कर दी? गड़बड़ तो करी थी ना, देखो यहाँ पर 1/r का लेना था, मैंने 1/x कर दिया, तो गड़बड़ हो गई, वापस सुधार देते हैं इसको। 1/r का डेरिवेटिव आपके क्या होगा? माइनस में 1/r², और डेल r अपॉन डेल x का हो जाएगा x/r, और ये i बाहर लिखा हुआ, क्लियर, और डॉट r सदिश। अब इसका समीशन हटाओगे तो माइनस में xi y j z k डॉट xi y j z k, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके r3, तो माइनस में x² y² z² अपॉन में r3, तो 1/r माइनस में आंसर आ जाएगा, क्लियर। कहाँ दे रखा? -1/r दे ही नहीं रहा, बोल तो नहीं गया, ये हमने गड़बड़ कर दी? गड़बड़ तो नहीं करी हमने तो? कहाँ मिस्टेक हो गई? 1/r की दिशा में 1/r का लेना था, तो सही तो लिया है, लिया तो सही है, यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, ये मुझे मिस्टेक लग रही है इस जगह, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी मुझे ठीक नहीं लग रही है भाई। आंसर तो हमने सही निकाला, यही फॉर्मूला होना चाहिए, तो हो सकता है कि ऑप्शन मैंने गलत बना दिया हूँ, क्लियर। टाइपिंग में हो सकता है मिस्टेक, फिर भी आप चेक कर लेने बाद, हो सकता है मैं जल्दबाजी में हूँ, मेरे माइंड में भी क्या चलता है पता नहीं, जो आपका पेपर आउट हुआ है उस वजह से, हालांकि मैं तो इतना दबाव में नहीं हूँ। F1 और F2 अगर अगुणनीय सदिश है तो F1 क्रॉस F2 परिनालिकीय होता है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जो आपके वेक्टर कैलकुलस में हम ग्रेडियंट डाइवर्जन और कर्ल पढ़ते हैं, उसमें 6 थ्योरम के स्टेटमेंट है, उन 6 के 6 थ्योरम के स्टेटमेंट को याद करना, और आपकी 4 इनइक्वलिटी दे रखी, उन चारों इनइक्वलिटीज को याद कर लेना, वहां से आपके डेफिनेटली एक क्वेश्चन इंतजार करेगा, क्लियर। अगला देखो, F अगुणनीय सदिश, अगर कोई सदिश अगुणनीय होता है तो उसका कर्ल 0 होता है, और परिनालिकीय होता तो डाइवर्जेंस 0 होता है, क्लियर। और यहां पर आपके लिखा हुआ है कि F डॉट एन कैप ds किसके बराबर होगा, तो गॉस थ्योरम जो है सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करवाती है, और ये होता है आपके डेल क्रॉस F डॉट एन कैप ds बराबर डेल डॉट F dv, डेल डॉट F dv, नॉट डेल क्रॉस F, ये इसका आंसर होगा, क्लियर, डेल डॉट F dv वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि C एक आयत है जिसके 4 शीर्ष आपको दे रखे हैं, तो आपको इसका रिजल्ट निकालना है। तो ग्रीन थ्योरम जो बनती है ना, उससे आप देखो ये P dx है और प्लस में Q dy है, तो डेल Q अपॉन डेल x माइनस डेल P अपॉन डेल y dx dy, इस स्टेटमेंट से, तो देखो इसका तो x के रेस्पेक्ट में करोगे तो माइनस में e⁻⁻x cos y, और p का y के रेस्पेक्ट में करोगे तो e⁻⁻x cos y dx dy। अब आप x और y की अगर लिमिट लेते हो तो x की लिमिट तो हो जाएगी आपके 0 से पाई, 0 से पाई, और y की लिमिट हो जाएगी आपके 0 से पाई/2, क्लियर। तो इसको हम सोल्व करते हैं, 0 to पाई लिमिट x की है तो, और माइनस के 2 को हमने बाहर कर दिया, e⁻⁻x cos y -2, 0 to पाई लिमिट, 0 to पाई/2 लिमिट, और e⁻⁻x cos y dx और dy। अब y के रेस्पेक्ट में अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 0 to पाई लिमिट e⁻⁻x cos y, 0 to पाई/2 लिमिट और dx, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस आएगा, 0 -1, इस माइनस को अगर आप इधर लाते हैं तो 0 से पाई लिमिट e⁻⁻x, और ये आ जाएगा आपके dx, देन यहाँ पर इसको अगर अगेन इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा e⁻⁻x 0 to पाई लिमिट, और e⁻⁻, और ये आ जाएगा आपके e⁻⁻0, क्लियर। तो कहाँ दे रखा है, माइनस छोड़ रखा क्या, माइनस में 2 e⁻⁻⁻1, यही आंसर है, माइनस छोड़ दिया इसने क्योंकि वाह नेगेटिव में हम आंसर नहीं देते हैं इस वजह से, क्लियर, ये इसका आंसर है। और हो सकता है कि मैंने कोई मिस्टेक करी दी हो, माइनस वाली कर दी क्या, लगता तो नहीं है,
फिर भी भूल चूक माफ, जो भी है आंसर यही है। गॉस थ्योरम से आपको सोल्व करना, ये गॉस थ्योरम का कार्टेशियन फॉर्म है। ये आपके F1 है, ये आपके F2 है, ये आपके F3 है। अच्छा यहाँ पर कौन मिस है, क्रम का कोई मैं तो नहीं, यहाँ पर देखो dy dz है ना, तो इसका x के रिस्पेक्ट में करो तो ये हो जाएगा 1, इसका y के रिस्पेक्ट में करो ये भी हो जाएगा 1, और उसका z के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा आपके 0, और ये आ जाएगा dv। तो 2v, और v का मीन वॉल्यूम ऑफ दिस, तो 4/3 पाई r क्यूब, तो 8 पाई 8 हो गया ना, 8 पाई/3 a क्यूब इसका आंसर है। अब आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक प्रॉपर्टी दे रखी है, और ये प्रॉपर्टी और डाइवर्जेंस के जो क्वेश्चंस हैं, कुछ जो थ्योरम की मैं बात कर रहा था ना, वो 6 थ्योरम, उनमें से आप लोगों को आप ये स्टेटमेंट जरूर, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो स्टूडेंट इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो प्रूव करेंगे उससे अलग एक बात देखो, ये जो रिजल्ट आपके सामने लिखे हुए ना चारों ऑप्शन में, इनको आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे देखते हैं। डेल क्रॉस ए जो होता है ना, इसका मीन समीशन में अगर लिखा हुआ तो आई क्रॉस डेल ए अपॉन डेल एक्स, और डेल क्रॉस बी जो है उसको आप समीशन में अगर लिखते हैं तो आई क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स लिखते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें आई डेल बाई डेल एक्स डॉट ए क्रॉस बी आपने लिख दिया, तो आई डॉट डेल बाई डेल एक्स ऑफ ए क्रॉस बी, और समीशन लगा दिया हमने। तो देखो यहाँ पर अगर डेरिवेटिव लेते हो ना, तो क्या आ जाएगा, डेल ए अपॉन डेल एक्स क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस डेल बी अपॉन में डेल एक्स। ठीक, अब इसका समीशन अगर ए डॉट बी क्रॉस सी, तो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी लिख सकते हैं ना इसको, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो इसको भी तो आप आई डॉट ए डेल बी अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट आपको समीशन में इसके अकॉर्डिंग चलना, प्रूव की कंडीशन इसके अकॉर्डिंग लानी है। आई और डेल ए अपॉन डेल एक्स और आई और डेल बी अपॉन डेल एक्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लाना है, तो इसमें डेल ए अपॉन डेल एक्स है ना, तो आई और इसके बीच में लाना, तो बॉक्स प्रोडक्ट को इस तरीके से भी तो खोल सकते हैं, आई क्रॉस डेल ए अपॉन डेल एक्स और डॉट बी। क्लियर। और इसमें अगर क्रम चेंज करना, क्योंकि क्रम चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा आपके आई डेल बी अपॉन डेल एक्स, और इधर आ जाएगा आपके डेल बी अपॉन डेल एक्स और ए, जिसको आप लिख सकते हो आई क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स और डॉट ए। ये तो हो जाएगा कर्ल ए डॉट बी माइनस, अच्छा कर्ल क्या है, ऐसे तो लिखा डेल क्रॉस ए, डेल क्रॉस ए डॉट बी माइनस डेल क्रॉस बी डॉट ए। देखो देखिए कौन सा ऑप्शन है, डेल क्रॉस ए माइनस डेल क्रॉस बी, ये इसका आंसर है। क्लियर। ये जो स्टेटमेंट है ये मैं 2 बार बोल रहा हूं, देखो 2 तरीके से, अगर दिशा अचर होती है ना तो ये रिजल्ट सही होता है, और परिमाण अचर होता है तो ये रिजल्ट सही होता है। ये दोनों ही थ्योरम की स्टेटमेंट है। क्लियर। स्टोक प्रमेय का कथन कौन सा है, तो सी एफ डॉट डी आर, तो ये तो हो ही नहीं सकता, सी नहीं है इसमें, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही है, क्योंकि सी एफ डॉट डी आर होता है, यहां पर तो गलत लिखा हो। क्लियर। अगला क्वेश्चन, ये आपके आइडेंटिटी है जिसको हमें कैसे प्रूव करना, देखो ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एप, और 4 जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं उनमें कर्ल कर्ल एप कर्ल कर्ल एप ऐसा दिख रहा है, तो मैं इसमें क्वेश्चन को कैसे करने वाला हूं, देखो कर्ल और कर्ल एप ले रहा हूं, तो देखो ये हो जाएगा आपके डेल क्रॉस एप, यही तो हो गया। अब आप इसको बॉक्स प्रोडक्ट क्या त्रिक गुणा से कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखते हैं यहाँ पर, ये तो क्या बन जाएगा आपके, इसको अगर इधर लिख देता हूँ तो डेल और डेल डॉट एप, और इसको अगर आप इधर ले आते हो ये हो जाएगा डेल क्रॉस एप, और क्या प्लस में डेल स्क्वायर एप। ये आपके ग्रेडियंट है, ये आपके डाइवर्जेंस ऑफ एप है, और ये आपके कर्ल एप प्लस डेल क्रॉस एप है। कौन सा वाला राइट हो रहा है, तो ये वाला राइट हो रहा है। क्लियर। ये याद नहीं होती है, अगर आप इस तरीके से चलते हो तो थोड़ा लंबा पड़ जाता है, आप ऑप्शन से इसको उठा सकते हैं। क्लियर।
अगला क्वेश्चन, इसका रिजल्ट आपको फाइंड करना है। टेन इनवर्स का आपको पहले ग्रेडियंट लेना है और जो रिजल्ट आएगा उसका हमें क्या लेना है, डाइवर्जेंस लेना है। टोटल मैंने आप लोगों को क्या कहा, 27 क्वेश्चन करेंगे हम, और 27 में पूरे आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर मैं ग्रेडियंट की बात करूँ ना, ग्रेडियंट तो आई डेल बाई डेल एक्स समीशन में ऑफ टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। मैंने पहले इसको सोल्व किया तो ये रिजल्ट आपके क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स के सापेक्ष, टेन इनवर्स के एक्स के सापेक्ष करोगे ना तो 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर और माइनस में वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर। क्लियर? सो स्टूडेंट ये आ जाएगा आपके माइनस में वाई आई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? जे के रेस्पेक्ट में करेंगे ना तो अच्छा, के रेस्पेक्ट में तो आपके आएगा क्या, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा, समीशन हटा रहा हूं मैं अब इसका, जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में एक्स जे अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा, प्लस का आएगा, प्लस का आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि इसका अगर आप y के रिस्पेक्ट में करोगे ना तो ये रिजल्ट तो सेम ही आएगा, यहाँ पर आपके क्या आएगा 1 अपॉन एक्स आएगा। क्लियर? तो ये आपके रिजल्ट प्लस का आएगा। ये तो क्या आ गया आपके ग्रेडियंट ऑफ टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। अब आपको लेना डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट टेन इनवर्स y अपॉन एक्स का। तो ग्रेडियंट का मीन इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव और इसका y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। आई डॉट आई, इसका x के रेस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव लोगे ना तो ये आ जाएगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस वाई तो आपके कांस्टेंट, और इसका x के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस वाला तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और इसका x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा आपके 2x। क्लियर? इसका हमें x को छोड़कर y के रेस्पेक्ट में करना है तो यहाँ पर आपके अगर x को छोड़कर y के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये आएगा अगेन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2y, कट जाएगा, रिजल्ट 0 आएगा। क्लियर? थोड़ा सा मैं जल्दबाजी कर सकता हूँ क्योंकि मैं लास्ट टाइम में पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें आप रिवाइज कर चुके हो। बस आपको एक तो अगर आप देख रहे हो तब तो, अगर यहाँ तक देखा है तब तो आप रिवीजन का उद्देश्य लेकर चल रहे हो, और अगर आप नहीं देख रहे हो इसका मतलब आपका रिवीजन हो चुका होगा इस वजह से। क्लियर? दोनों ही बातें। एफ बराबर आपको दे रखा है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करने की क्या जरूरत है, मुझे यहाँ ऐसे ही दिख रहा है, देखो इसको बॉक्स प्रोडक्ट में लिखेंगे ना तो बॉक्स प्रोडक्ट में दो संकेत एक जैसे होते हैं तो रिजल्ट 0 होता है। क्या जरूरत है इसको सोल्व। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे एक गोला दे रखा है और आपको बताना कि आर डॉट एन कैप डी एस किसके बराबर होगा। ये होगा आपके डेल डॉट ए की जगह आर, डेल डॉट आर डी वी, और इसको जब सोल्व करोगे तो 3 आएगा 3dv, ये आ जाएगा 3v, और v का मतलब वॉल्यूम 4/3 और पाई आर क्यूब, कितना हो जाएगा 27, 54, 108 हो जाएगा, 108 पाई, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोक का थ्योरम, स्टोक थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, सी एफ डॉट डी आर इक्वल्स टू एन कैप डॉट डेल क्रॉस एफ डी एस होता है। क्लियर? ये वाला इसका सही स्टेटमेंट। अगला देखिए आप, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो एक एक को चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले डेल फाई की अगर मैं बात करूं ना, डेल फाई तो ये आएगा आपके आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स, जे डेल फाई अपॉन डेल वाई, के डेल फाई अपॉन डेल जेड, और डेल क्रॉस अगर आप लेते हो डेल क्रॉस डेल फाई तो ये आ जाएगा आपके आई जे के डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई, डेल फाई अपॉन डेल जेड। तो देखो आई के मल्टीपल में क्या आ जाएगा डेल 2 फाई अपॉन डेल वाई डेल जेड, और माइनस डेल 2 फाई अपॉन डेल वाई डेल जेड। ये रिजल्ट 0 हो गया ना, इसका मतलब आगे के सारे रिजल्ट भी 0 आएंगे। यही आपका सत्य कथन है। क्लियर? बाकी के तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये कह रहा है कि पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई अगर है तो कौन सा वाला स्टेटमेंट सही होगा, फाई और साई लिख दिया, तो जो फाई है ना उसका तो एक्स के रेस्पेक्ट में और साई का हम वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर आर लिखा हुआ, आर नहीं सी से एस में जाता है तो आर ये यहाँ पर
परिबद्ध क्षेत्र को ये आर कह रहा है, तो आर और एस एक ही बात हो गई। क्लियर? तो स्टूडेंट फिर आपका आंसर यही होगा, बी वाला पार्ट। इसका आंसर आपकी क्या हो जाएगा? बी वाला। ये वाला एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये आप लोगों को पीडीएक्स प्लस क्यूडीवाई वाला एक क्वेश्चन आपको करना है, और ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको ही दे देता हूँ, ये भी आपको ही करना है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये थी अपने एंडिंग वाली क्लास। आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अच्छे से करना, रिलैक्स होके करना, 3 राउंड के लिए जो मैंने बोला है उस तरीके से आप लोगों को करना है। क्लियर? तो मिलते हैं फिर कुछ और आपके पेपर के सॉल्यूशन और कुछ नई खट्टी मीठी बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।